हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल का छूटा हुआ प्रश्न जो हम पूरा नहीं कर पाए थे। कुछ समस्याएं थीं तो आज हम उसको अगले पार्ट में डिस्कस करना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं, यही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 100% आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि हम सभी क्वेश्चनों को एक्सपीरियंस बता रहे हैं और ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। लेकिन आपको समझा दे रहे हैं कि अभी आप क्वेश्चन दोबारा आएगा तो आप तुरंत इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कल के आए क्वेश्चन से। यही हमारा छोटा था, थोड़ा सा उसमें था, और हम आगे बात करेंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाएँ एक दूसरे को जहाँ काटती हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ बात कर लिया था कि पहली बात, माध्यिकाएँ होती क्या हैं। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली रेखा। त्रिभुज के शीर्ष से सामने भुजा के मध्य बिंदु, देखिए क्या है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं माध्यिकाएँ। अगर तीन त्रिभुज है, अगर तीन शीर्ष है तो तीन माध्यिकाएँ भी होंगी। जब आपस में माध्यिका खींचते हैं तो एक बिंदु मिलते हैं जहाँ पर ओ होता है, ओ को बोलते हैं केंद्र। यहाँ तक हो चुका था, तो इसका ऑप्शन सही तो डी था। लेकिन हम कुछ और चीज़ बात कर लेते हैं। लांबिक केंद्र क्या होता है। लांबी मतलब लंब। अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने भुजा पर लंब डाल दिया जाए अर्थात 90 कोण बना दिया जाए तो ये हो गया। सी से कर लेंगे, बी से करेंगे तो कहीं ना कहीं काटती हैं, जहाँ पर काटती हैं उसे बोलते हैं लांबिक केंद्र। माध्यिका में क्या था कि सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु था और ये लांबिक जो होता है वो सामने भुजा पर लंब डालना होता है। तो लांबिक, लंब वाले को लांबिक बोलते हैं, माध्यिका वाले को केंद्र बोलते हैं। अगला है परिकेंद्र। देखिए परिकेंद्र क्या होता है। परि में से बाहर, केंद्र बाहर। तो यह त्रिभुज ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के बाहर से होकर जा रहा हो उसे बोलते हैं परिवृत्त। लेकिन बनता कैसे है। ये बनता है भुजाओं के अर्धक से। अगर भुजाओं को आधा काट दिया जाए और यहाँ से काट दिया जाए तो कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो जहाँ मिलेंगे उसे बोलते हैं परिकेंद्र। तो जहाँ मिलते हैं परिकेंद्र। लेकिन यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर जब आप घुमाते हैं तो सभी शीर्ष से होकर जाता है। तो जो वृत्त बनता है उसे परिवृत्त बोलते हैं और जो केंद्र होता है उसे परिकेंद्र बोला जाता है। अगला पॉइंट दिया हुआ है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है। ये क्या होता है कि ये त्रिभुज के अंदर से होकर जाता है, तो इसे बोलते हैं अंतःवृत्त। और त्रिभुज के दो कोणों को अगर हम आधा कर दें तो कहीं ना कहीं जरूर काटेंगे, तो जहाँ पर काटते हैं उसे बोलते हैं अंतः केंद्र। करिए अंतः केंद्र बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतः केंद्र में जो वृत्त होता है त्रिभुज के अंदर बनता है और परिकेंद्र में जो वृत्त होता है त्रिभुज के बाहर बनता है। तो ये यह तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 48 है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या क्या होगी। दो संख्या ये दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रखा हो। देखिए इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं तो हमें कम समय में इसको लगाने की कोशिश करना है। तो लगाएंगे कैसे। तो कह रहा है दो संख्या है तो योग 48 है। अब देख लीजिए इनका योग, दो संख्या तो है ही है, क्या इन्हीं का योग करने पर 48 आ रहा है। देखें ऑप्शन ए नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी दो संख्याएं हैं, अगर इनको आपस जोड़ दे तो 48 तो आ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 6 56। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी सही, इसको लगा जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह कम समय में भी आप इसे लगा सकते हैं। तो हम इसको स्प्रे में बता सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो हम जब चैप्टर शुरू करने जाएँ कल से, कल 1 या 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, बिल्कुल एक्सपीरियंस मिलेगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको 100% वो आने लगेगा। तो चिंता मत करिए, हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो खाली ऑब्जेक्टिव था, तो हमने क्या किया, ऑप्शन उठाया और हमने देख लिया जो ऑप्शन से सटीक बैठ रहा है वह टिक कर दिया है। लगाने की जरूरत ही नहीं, कि उसमें लगाने पड़ता ही नहीं, आपको टिक लगाना है बस। अगला क्वेश्चन है x² गुणे x² गुणे x⁻⁻4 का मान क्या होगा। तो नियम यह होता है कि जब किसी संख्या गुणा करते हैं, चर हो चाहे अजर हो, जो गुणा करते हैं तो उनकी जो पावर होती है आपस में जुड़ जाती हैं या तो घट जाती हैं।
सॉरी जुड़ जाती हैं, घटती तब है जब भाग करते हैं, लेकिन घटती तब भी जब पावर माइनस की होती है। तो पहला नियम ये कहता है कि जब संख्या गुणे के रूप में होती हैं तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक्स तो चाहिए एक्स रखिए, हाँ ध्यान दीजिए कि सेम होना चाहिए, ये नहीं कि एक एक्स हो एक वाई हो, ऐसे नहीं होगा। सेम जो हमारे बेस है एक्स है तो एक्स रख दीजिए और ऊपर से भी जोड़ लीजिए 2 + 2। लेकिन बात यहाँ पर ये है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसलिए लिखेंगे -4। तो x की पावर 2 2 4 हो गया, 4 - 4 हो गया, और 4 में 4 घट जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा, और किसी संख्या के ऊपर 0 लगता है उसका मान होता है 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2m की पावर 3 = 125 तो m का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को हम ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए, यहाँ सॉल्व करते हैं। 2m की पावर 3 = 125 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्यूब है, अगर इसको हटाएंगे तो जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। तो देखिए 125 किसका घनमूल होता है, ये होता है 5 का घनमूल। अब पढ़ेंगे 10 तक याद कर लीजिए। तो 125 आपका घनमूल है 3 का। घनमूल में होता क्या है कि जो संख्या लिखी होती है उसको हम फैक्टर करते हैं। जो फैक्टर होता है गुणनखंड होता है, उसमें 3 जोड़े में ए जोड़ निकालना पड़ता है। तो देखिए हमने 125 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे तो 5 5 5 आएगा, 5 5 25 25 पंचे 125 है। तो हमने 3 जोड़े में एक बाहर निकाले थे, ऑप्शन आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन आ गया 5। तो 2m इक्वल हो गया 5। तो m बराबर क्या होगा, यहाँ क्या चिन्ह लगा है गुणा का, तो ये हो जाएगा भाग का। तो 5/2 बराबर 2.5। तो m का मान है 2.5, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि A/B 3/4 दिया है, तो A/B का मान 3.4 दिया हुआ है और B/C का मान 5.6 दिया हुआ है। तो A/C का मान कितना होगा। देखिए इस तरह सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे A/B दिया हुआ है, B/C में कामन क्या है, B कामन है। तो B कामन है तो B देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, ये कितना लिखा है 5। देखो बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बराबर करने की क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है यहाँ 5 है, तो ये इस वाला गुणा यहाँ कर देंगे और इस वाला गुणा यहाँ कर देते हैं, तो हमारे से बराबर आ जाता है। तो A/B दिया हुआ देखिए, तो हमको यहाँ 5 गुणा कर देंगे। जब 5 गुणा कर देंगे तो 5 3/4 हो जाएगा। और B/C है तो इसमें 3 गुणा कर देंगे तो 5/6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखने वाली बात ये है, यहाँ पर A का मान 3 दिया हुआ है, B का मान 4 दिया हुआ है, तो आपको 4 और 5 देखना है, तो मिस्टेक हो गई। तो अब देखिए 5 गुणा कर देंगे, ये गुणा कर देंगे 5 का, और अब 4 गुणा कर देंगे इसमें, 4 गुणा इसमें करेंगे क्योंकि यहाँ B 5 है, इस वाले 5 करेंगे, और यहाँ आपका है B 4 गुणा कर देंगे। तो गुणा करिएगा 5 × 15 और 5 × 4 = 20, और गुणा करिए 5 × 4 = 20 अनुपाते अब 6 × 4 = 24। अब देख रहे हैं यहाँ B का मान सेम हो गया है, तो B को सेम कर लेते हैं। तो A/B/C लिख देते, तो A का मान आया 15, B का मान 20, क्योंकि हमने बराबर कर लिया है, और C का मान 24। लेकिन सवाल पूछ रहा है A/C, तो यहाँ A और C का मान पूछ रहा है, तो A/C जो का मान होगा, तो A/C निकाल लीजिए। तो 15/24, तो अगर कट रहा है तो काट भी लेते हैं, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, तो यहाँ 5/8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही। इसको हम और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को, इसका सेकंड मेथड होता है, हम बता रहे हैं आपको। देखिए इस क्वेश्चन को तो मैंने बता चुका हूँ कि आप ये जो कॉमन होता है उसे हम बराबर करके हल कर सकते हैं। तो ये मेथड ये हो गया, बराबर कर लीजिए, जिसका निकाह पूछ रहा है उसको आप ले लीजिए आप आपस में। तो अगर सेकंड मेथड
ए अनुपात बी बराबर 3/4 दिया हुआ है, बी अनुपात सी 5/6 दिया हुआ है। तो अब मैंने बताया था कि अनुपात को हम बट्टे के रूप ले सकते हैं, तो ए बटे बी बराबर 3/4 हो जाएगा। बी अनुपात सी दिया हुआ है, तो बी अनुपाते को हम बट्टे ले सकते हैं, 5/6 हो गई। अब क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ बी नीचे है, बी ऊपर है, बी कट जाएगा। जब बी हम हटा देंगे तो ए और सी तो बचेगा यहाँ से। तो अब हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा इसका हो जाएगा और ये इसका गुणा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ए बटे सी बचेगा, ए बटे सी बचेगा। गुणा करने में 15/24 आएगा। इसे काट लीजिए 3 से, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, तो 5/8 आ गया। तो इसमें भी देखिए ए अनुपात सी का मान 5/8 ही आ रहा है, और उस वाले क्वेश्चन में इसमें भी 5/8 आ रहा है। तो इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है, सेम ऐसे लगा सकते हैं। दो तरीके होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन a + b = b + a किस नियम का पालन करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए a + b है, b + a हो गया। इनमें नंबर ऐसे 2:3 लिखा हुआ है, ऐसे जोड़िए, जो 3:2 लिखिए, ऐसे जोड़िए, दोनों का मान बराबर आता है। तो ये किस नियम का पालन करता है, हमने क्या कि क्रम बदल दिया है, और कौन चीज लगा हुआ है, प्लस का। तो योग बोलते हैं प्लस को, और क्रम हमने बदल दिया है, तो योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ये योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ये ऑप्शन सही, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 1⁻³ + 2⁻³ + 3⁻³ होल 1/2 लगा हुआ है, मतलब इसको वर्गमूल। 1/2 क्या बोलते हैं, वर्गमूल। ये सिंबल होता है ना, इसी को अगर पावर के रूप में लिखना है तो हमें 1/2 ले सकते हैं। जैसे कि 2 है, 2 लिखा हुआ है, तो इसे ले सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो सेम है, से बोलते हैं इसको। यह दिया हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। 1 के खाते 3 लिखा हुआ है, तो उसको करेंगे, हल करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, मतलब 2 गुणा करेंगे 3 बार, तो 8 आएगा। 3 गुणा करेंगे 3 बार, 27 आएगा। 27 घात 1/2, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 15 36, 36 की पावर 1/2, और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। ये इसका आंसर है, हमने ऑप्शन नहीं लिखा था। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, आंसर नंबर 6 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x = 4⁻2 यानी 4² × √256। देखिए हमारी चीज़ आ गया है, x बराबर दिया हुआ है, तो 4² गुणे 256 दिया, 256 का निकालना है वर्गमूल। तो पहले 4 का वर्ग, इसका वर्ग है, देखिए ये वर्गमूल नहीं है, ये स्क्वायर करना है, मतलब 4 का 2 गुणा करना है, तो 16 आ जाएगा। अब ये देखना है कि 256 किसका वर्गमूल होता है। हमारा जो 256 होता है किसका वर्गमूल होता है, ये वर्गमूल है, तो 256 होता है 16 16 256, 16 का है। फिर गुणा कर देंगे, 16 × 16 फिर 256 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही। वर्गमूल थोड़ा सा आप चार्ट बना लीजिए, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, इस तरह लिख लीजिए, 3 के स्क्वायर। तो इस वर्गमूल आपको 20 तक याद कर लीजिए, और घन जो है 10 तक याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। जैसे कॉपी में बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, उससे आप देखते रहिए, और इससे हमारा याद हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से वर्गमूल वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग ऐसे ही चिन्ह लगा हुआ है। तो 12 रखा है, 12 दीजिए। अब देखिए इसमें भी देखिए वर्गमूल लगा हुआ है, तो 324 किसका वर्गमूल होता है, तो 18 होता है 324 प्लस, अब ये 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, नीचे लिखा 18। और मैंने इस तरह सवाल बताया था कि अगर नीचे का हर बराबर हैं तो जो लिखा होता है वही लिख देते हैं। 18 लिखा, 18 लिख दीजिए, सेम है, लिख लीजिए वही चीज़। ऊपर जो लिखा है वही नोट कर दीजिए आप। 12 कितना होगा, 24, 24 18। अब जो कटता काट दीजिए, तो 6 चौके 24 और 6 तिक 18, 4/3 आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि एवं व्यास में क्या संबंध होता है। वृत्त की परिधि एवं व्यास में क्या संबंध होता है। देखिए वृत्त की परिधि होती है 2πr, नोट कर लीजिए। और व्यास होता है हमारा 2r। तो समझने की कोशिश करिएगा, जिसमें हमने 2 और r देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो पाई अलग कर दिए, 2r अलग कर दीजिए। तो 2r का मान कितना दिया है, व्यास के बराबर है, तो ये हो जाएगा परिधि बराबर हो जाएगा
पाई गुणे व्यास, क्योंकि हमने क्या किया है कि 2r की जगह हमने व्यास रख दिया है। और अब गुणे में इसको हम यहाँ ले आइए, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है, रिलेशन देखिए यहाँ रिलेशन दिया रहा है, पूछ रहा है ना। अब यहाँ पर व्यास आ जाएगा, अब पाई आ जाएगा। अब पाई का मान होता है 22/7। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो 22/7 को हम 22/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही बटा ही होता है अनुपात में। तो ऑप्शन 20 सही है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, खाली आपको फार्मूले याद होने चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण 6 और 8 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज जो हमारा समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है कि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर तो होती हैं, अगर ये 5 है 5 सब बराबर होती है, अगर एक निकल आएगा सभी निकल आएंगी, बात तो वही है। लेकिन विकर्ण का है एक 6 है, तो छोटी वाली आपकी 6 मान लीजिए इसको 6 सेंटीमीटर, बड़ी वाली मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। तो उसमें एक रूल होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को आपस में काटते हैं, बराबर आप काटते हैं। अगर पूरी 8 है तो 4 ही हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। अगर ये 6 पूरी है तो 3 ही हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। और सेकंड नियम ये होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 अंश पर काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। अब देखिए एक भुजा हो गई, अब यहाँ देखिए अलग कर दीजिए, इसको अलग करेंगे तो अब आते हैं तो ये हमारा इस तरह का त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर 90 है, ये 4 है, 3 है। अब देखिए ये हमारा बन गया ABD, यहाँ पर ए रख दीजिए, ए मान लीजिए। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब समकोण त्रिभुज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर नियम 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस दैर्घ्य स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण रखा रहने दीजिए, लंब देख लीजिए, लंब हम 3 के स्क्वायर कर लीजिए और आधार दिया 4। अब देखिए यहाँ पर कोई कोण दिया नहीं होता है, दिया हुआ है, क्योंकि लंब कोण अगर दिया होता तो लंब कोण के सामने वाला लंब माना जाता। तो यहाँ दिया नहीं, कोई भी लंब मान लीजिए, इसे लंब मान लीजिए, इसे लंब मान लीजिए, कोई मतलब नहीं पड़ता। 3 कहीं नहीं हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर लिखा हुआ है 25। अब जब कर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ से वर्ग हटेगा, तो यह बन जाएगा √25। अब 25 किसका बराबर होता है, 5 का। तो जो लंबाई हो गई वो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगी, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो आप इसके नियम ही मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज में कौन कौन से नियम लागू होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.3 का घन क्या होगा। देखिए घन जानते हैं क्यों बोला जाता है, तो 0.3 का घन निकालेंगे, मतलब 3 बार गुणा करेंगे, तो 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3, दशमलव गुणा है, संख्या पर गुणा कर लीजिए, 3 × 9 × 27 हो गया। लेकिन दशमलव वाला गुणा है तो देखना पड़ता है कि कितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, कितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो 1 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है, 3 अंक हो गए। लेकिन हमारे पास 2 ही अंक है, तो क्या करेंगे, ये 0 बढ़ाएंगे, तो 1 2 3 अंक हो गए। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, आगे 0 लगा सकते हैं, यह आपका सही है ऑप्शन। तो यहाँ भी मैंने आपसे लिखा नहीं है, तो यही आपका सही होगा। कोई भी क्वेश्चन आता है गुणा ऐसे करेंगे, करने के बाद देखना पड़ता है दशमलव कितने अंक के पहले लगा हुआ है। अगर इसी का स्क्वायर निकालना पड़ता है तो आप लिखते हैं 0.3 गुणे 0.3, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 हो जाएगा। अब गुणा कर लिया आपने, अब दशमलव देखिए 1 अंक पहले ये लगा हुआ, 1 अंक पहले लगा, तो 2 अंक हो गए ना। तो हम यहाँ पर तो 1 अंक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे दशमलव, फिर लगाएंगे 0, यह हो गया आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 111 का अनुवर्ती आभाज्य संख्या बताना है। 111 की अनुवर्ती आभाज्य संख्या, देखिए तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आभाज्य यहाँ लग चुका है। तो अनुवर्ती होता है आगे की, एक होता है पूर्ववर्ती होता है पहले, और एक होता है अनुवर्ती। मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था कि आने वाले पेपरों में भी ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे।
अनुवर्ती में से होता आगे की। अब कह रहा है कि 111 की संख्या क्या होगी, 111 में एक जोड़िए, एक जोड़ी चाहे जोड़िए, दिमाग लगा लीजिए कि 111 के बाद 112 तो आता है। अब कह रहे अभाज्य है, अभाज्य मतलब कटनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कट रही है, ये 2 से भी कट रही है क्योंकि लास्ट में 2 है, ये 2 से कट रही है और 1 से कट ही रही है, और भी संख्या से कट रही है, अभाज्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 30 से ये हमारी संख्या कट रही है, 1 2 3 4, तो और भी संख्या कट रही है, देख सकते हैं कटेगी, और 4 से भी कट रही है, तो ये अभाज्य नहीं है। तो इसके और आगे संख्या निकालेंगे तो 1 100 13, ये संख्या किसी से कटती नहीं है, इसका मतलब अभाज्य है, अभाज्य है। यही ऑप्शन है, 77 नंबर सही होगा। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अनुवर्ती संख्या कहता तो यहाँ पर 112 सही था, देखिए यहाँ भाज्य लगा हुआ है, देखिए भाज्य लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगली संख्या और निकालनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 100 ऑप्शन सही होगा 113, जहाँ ये लिखा है 113 वही सही है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम मैंने इस क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो जरूर देखें। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग की परत है, आप 5 सेंटीमीटर एक वर्ग बनाया आपने, ABCD, ठीक है। परत एक वृत्त, परत में से बाहर एक वृत्त खींचा जाता है जो वर्ग के शीर्ष से होकर जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसे ही, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिए वृत्त अगर खींचा गया है तो उसका कोई ना कोई बिंदु जरूर होगा। ये वृत्त के केंद्र टच कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए टच करके जा रहा है, ठीक है। अब आप भूल जाइए कि ये भुजाएं नहीं है, ये आपस में मिलाइए, इसे ध्यान दीजिएगा, इसे आपस में मिलाइए तो भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, समझने वाली बात ये है क्योंकि वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से अगर देखेंगे तभी हम मान चल पाएगा। तो अगर हम दोनों मिला दें, ये विकर्ण होता है, ये वर्ग क्या है विकर्ण है, लेकिन एक्चुअली में ये वृत्त का क्या है व्यास। अब समझने वाली बात ये है कि वर्ग भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, और वर्ग में क्या होता है कि जो भुजाएं होती हैं 90 कोण बनाता है। सेम वही सिचुएशन आ गई, ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, आपको इसका मान निकालना है तो बोलते हैं व्यास, है ना, वर्ग विकर्ण बन रहा है, यही व्यास कहलाएगा। इसका मान निकालना, व्यास ही हमारा क्या कर्ण। सेम वही क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया था वही क्वेश्चन आ गया, तो निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, थ्योरम आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए लंब कह लीजिए पहले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आधा बात कर लीजिए कि कन्फ्यूजन मत हो जाइए कि आगे पीछे लिखा हुआ है, कुछ भी कर सकते हो। आधार कितना दिया है 5 का स्क्वायर, लंब दिया है 5 का स्क्वायर, तो 5 5 25, ये जगह पर 5 25 हो जाएगा 50। अब निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा √50। अब होता क्या है, गुणनखंड करना पड़ता है क्योंकि 50 किसी का वर्गमूल नहीं है। गुणनखंड करेंगे तो 5 5 2 आएगा, गुणनखंड कर लीजिए इस विषय वाला जैसे करते हैं, तो ऐसे करना गुणनखंड 50 करेंगे, 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 5 25, 25 दूनी 50। तो गुणा करके चेक कर सकते हैं कि 50 हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 5 25, 25 दूनी 50 आ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि जो वर्गमूल में जो अंदर 2 कॉमन होते हैं तो बाहर निकाल लेते हैं, और घनमूल में 3 में एक बाहर निकालते हैं, वर्गमूल में 1 बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा 5√2। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी रिपीटेड हुआ है। एक कक्षा में 200 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से 40 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या क्या होगी। बच्चे कितने हैं आपके 200, तो कह रहा है 40% लड़कियां हैं, तो पहले ये पता कर लीजिए 200 में लड़के कितनी हैं, तो इनका क्या निकालेंगे 40%। जब हम 40% निकाल लेंगे तो लड़के निकाल आएंगे क्योंकि लड़के 40% है ना। 200 का 40% निकालिए, 200 गुणे 40/100, ये दो जो कट जाएंगे, एक जीरो हमारे बचा हुआ है, 4 गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, मतलब 80 जो है लड़कियां हैं।
तो 200 में अगर 80 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 200 माइनस 80 घटा देंगे, निकाला 120 लड़के हैं। इस तरह कर सकते हैं। अगर लड़कियां पूछता है यहाँ पर, लड़कियां तो हमारे 80 हो गए हैं, लेकिन लड़कों की संख्या पूछ